गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है क्लास 10th का चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की राजनीति कैसे होती है। देखिए सत्ता की साझेदारी देखना है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर है सिविक्स का फुल चैप्टर, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आखिर ये है क्या। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र की, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ हमारा कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो पावर है, ठीक है, पावर की साझेदारी मतलब कि पावर जो होता है सो कैसे कैसे अलग अलग होना चाहिए। अगर पावर ये अलग अलग हाथों में होगा तो क्या होगा, सबका पावर टूटा हुआ रहेगा। तो सब एक साथ सबके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन पावर सब एक साथ रहेगा तो एक आदमी क्या होगा, सभी के लिए घातक सिद्ध हो गया। या इसी के बारे में आज हम लोग को इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर में, चर्चा करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो कि सिविक्स का चैप्टर है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेल्जियम की और श्रीलंका की। सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बेल्जियम की और श्रीलंका की, ठीक है। ये दो जगह है, कितने जगह है, दो। एक बेल्जियम है, दूसरा है श्रीलंका। दो अलग अलग देश के बारे की बात हो रही। तो बेल्जियम एक देश है। जिस देश में डच क्या है, डच एक भाषा है। डच क्या है, भाषा है, ठीक है। तो इस देश में जो है सो डच भाषा बोलने वाले 59% लोग हैं, ठीक है। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%। डच भाषा बोलने वाले 59% और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग हैं। और जर्मन 1%, जर्मन बोलने वाले 1%। तो इतना क्लियर हुआ। कितने कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे, 3 भाषा। नंबर 1 डच, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 जर्मन। डच बोलने वाले 59%, जब फ्रेंच बोलने वाले 40% और जर्मन बोलने वाले 1%। डच जो है जो फ्लेमिश में ज़्यादा है और फ्रेंच जो है बोलोनिया में ज़्यादा है। ये पूरे देश का आंकड़ा है। ये किसका आंकड़ा है, ये पूरे देश का आंकड़ा है। लेकिन उसी के विपरीत ये जो राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी बोलेंगे तो ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में जो है सो ठीक इसके विपरीत है, यानी कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% और डच बोलने वाले की संख्या 20%, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्ता में विभाजन हो रहा है, लोगों में बहुत सारी घृणा हो रही है। कारण ये है कि फ्रेंच वाले लोग अमीर थे। फ्रेंच जो थे वो क्या है, अमीर। फ्रेंच अमीर है और जो डच है वो डच है सो गरीब है। तो अमीर गरीब का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि फ्रेंच वालों के पास नौकरी है, पैसा है, रुतबा है, सब है, लेकिन डच वालों के पास कुछ नहीं है। और इसकी संख्या भी कम और इसकी संख्या ज़्यादा। और ये तो राजधानी में डच वालों की संख्या भी कम, तो ये राजधानी में तो डच वाले सोचते थे कि हमको हमारे ऊपर पूरा का पूरा शोषण ही हो रहा है। और जर्मन की तो बात ही बीच में नहीं आती है। तो इस तरह से यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर बंटवारा था, यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे अंतराल देखने को मिल रहा था हम लोगों को, तो वो चीज़ थी भाषा। तो हम इसका एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये दोनों जगह पे किसमें अंतर हो रहा है, भाषा में अंतर हो रहा है इस दोनों जगह पे, ठीक है। तो भाषा, अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बाद श्रीलंका की। बेल्जियम का कहानी इतना समझिए कि डच बोलने वाले 59% और फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग थे, 1% थे जर्मन बोलने वाले। और ठीक इसका विपरीत था राजधानी में। ये पूरे देश का आंकड़ा है और ये राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें फ्रेंच बोलने वाले 80 और डच बोलने वाले 20% लोग, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं श्रीलंका की। अब बात किसकी कर रहे हैं, श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहाँ पे सिंहली जो कि बौद्ध धर्म के लोग थे। सिंहली किस धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग। यहाँ पे सिंहली भाषा बोलने वालों की संख्या थी 74%, तमिल बोलने वाले की संख्या थी 18%, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम थे। इस तमिल में भी 2 टाइप के तमिल थे। तमिल में भी कितने टाइप के, 2। एक भारतीय, जो भारत से कुछ तमिल जो भारत से जो गए थे वो भारतीय कुछ थे तमिल, और जो कुछ थे वो श्रीलंका के थे, जो पहले से श्रीलंका में रहे थे वो। तो ये 2 टाइप के तमिल हो गए, एक जो भारत से गए थे वो और जो श्रीलंका में पहले से रह रहे हो। तो इसमें भी ये भी एक आंकड़ा बन गया, ठीक है। तो सिंहली और तमिल ये दोनों के बीच में यहाँ पे विवाद था। किसका, सिंहली की संख्या ज़्यादा थी, ये लोग बौद्ध धर्म के निवासी थे, और तमिल की संख्या कम थी, ये लोग हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है। ये श्रीलंका की बात हो रही है और इधर बेल्जियम की बात हो रही है, ठीक है। तो आइए हम आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या होता है सत्ता की साझेदारी। तो ये तो हम श्रीलंका इसमें बता रही है आपको
कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर यहाँ पे अलग अलग आंकड़ा है, जिसके बीच में दंगा होता है, विभाजन होता है, तो सरकार इसको कैसे कंट्रोल करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। ये जो अलग अलग जो विभाजन है इसी को बताना ही क्या है हमारा मेन मकसद है नेक्स्ट इस चैप्टर में। जो साझेदारी कैसे बनेगी इस, और जो कार्य प्रणाली उसमें हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम ने क्या किया, बहुत अच्छे ढंग से अपना जो संविधान है वो संविधान बनाया अच्छे ढंग से, और अच्छी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, कोई दंगा वगैरह नहीं हुआ, हंगामा शांत हो गया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा दंगा हुआ, मार काट बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद में। तो हमारे देश का जो अनुच्छेद है, हमारे देश का क्या है, हमारे देश का जो संविधान है, ठीक है, हमारे देश के संविधान के भाग 3 में, कितने भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 15 अनुच्छेद 19 दिया है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है आपको कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल दें धर्म के आधार पर, तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करना है, ये धर्म हो गया। जाति के आधार पर ऊँचे जाति नीचे जाति के लोग, ऊपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग के बीच में भेदभाव नहीं करना है। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो लिंग के आधार पर मेल और फीमेल, ठीक है, स्त्री और पुरुष, इसके बीच में आपको भेदभाव नहीं करना है। और जन्म स्थान के आधार पर बात करें तो जन्म स्थान के आधार पर जैसे कि बहुत जगह के, छोटे जगह के लोगों को बड़े जगह पर क्या माना जाता है, बेवकूफ़ माना जाता है। जैसे कि बिहार राज्य के जो लोग हैं अगर वो मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, महाराष्ट्र में, तो वहाँ माना जाता है ये लोग बेवकूफ़ है, तो मूर्ख है। तो ये जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इतने आधार पे आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। बशर्ते कुछ जगह होता है जो फिजिकल कंडीशन के यहाँ पे आरक्षण मिलता है, जिसके तहत जैसे कि जाति, जो लोग निचला जाति के हैं या लिंग में महिलाओं को थोड़ा नीचे हम लोग को दबा कर, हम लोग के समाज में महिलाओं को दबा कर रखा है, जिसके कारण हम लोगों को कुछ आरक्षण मिलता है ताकि वो लोग भी हमारे बराबरी में आ सके। इसके बाद अनुच्छेद 19, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके, अनुच्छेद 19 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको पूरे देश में कहीं पे भी किसी भी जगह पे भ्रमण करने की यानी घूमने का अधिकार है। आप पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं। अगर घूमने गए तो वहाँ पे आप रह भी सकते हैं, और रहने गए तो वहाँ पे रहने में दिक्कत हो रही तो आप उस जगह पे जो है ना ज़मीन भी खरीद सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी कोई भी बिजनेस करिए, कुछ भी सामान बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब में सुरक्षा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके इन सभी चीज़ों से सुरक्षा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन कहता है, ये अनुच्छेद 19 कहता है। आपको घूमना है घूमिए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप नहीं घूम सकते। जैसे भी है कि हम बात कर ले कि सुरक्षा की दृष्टि से बोलेंगे कि बॉर्डर पे घूमना है, कहाँ पे घूमना है, बॉर्डर पे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रहने की बात हो गई तो बोलेंगे नहीं बॉर्डर पे रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये इसको सुरक्षा की दृष्टि से। सब व्यवसाय की बात आ गई तो व्यवसाय कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सामान बेचना है, कुछ भी करना है, कुछ भी व्यवसाय हो गया, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो गोली बंदूक कोई बेच रहा है, कोई बंदूक में, ये हमारे सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे कि ये बेचना सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप दुकान खोल लीजिए, किसी भी चीज़ का दुकान खोल लीजिए जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे जनता के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो सब व्यवसाय कीजिए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 हमको ये कहता है कि हमको किसी से भी भेदभाव नहीं कहता करना है। अनुच्छेद यह कहता है कि हमको कहीं पे भी घूमने रहने का अधिकार है, कुछ भी काम करने का अधिकार है, बशर्ते इससे हमारे देश को कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। तो नेक्स्ट हमारे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यही हमारा चैप्टर का नाम है। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक भेदभाव। तो सामाजिक भेदभाव हमारे यहाँ होता है स्त्री पुरुष के आधार पर, काला गोरा, लंबा नाता और जाति के आधार पर भारत में होता है। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, भारत में। काला गोरा मेनली अलग भी होता है, जैसे अमेरिका में काला गोरा होता है, बहुत ज़्यादा होता है अमेरिका वगैरह में काला गोरा, ठीक है, जिसको श्वेत और अश्वेत कहते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं अब सामाजिक भेदभाव। तो इन सभी के बीच में जो भेदभाव होता है, जाति में ऊंचे जाति के लोग
को जो है सो नीचे जाति के लोगों से क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। तो यही क्या कहलाता है, सामाजिक भेदभाव कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभिन्नता क्या है? जैसे हमारे समाज में ये जो हुआ स्त्री पुरुष, ठीक है, काला गोरा लंबा नाटा, ये सभी क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ विभिन्नता चलता है जाति के आधार पर। किसके आधार पर विभिन्नता चलता है? जाति के आधार पर। कोई ऊंचे जाति के लोग हैं, कोई नीचे जाति के लोग हैं, कोई अच्छा पैसे वाले हैं, कोई गरीब है। तो ये सब क्या हुआ, ये विभिन्नता हुआ हमारे समाज में, अलग अलग कैटेगरी के लोग हुए। और यही जब कैटेगरी शोषण का कारण बन जाती है, यही कैटेगरी किसका कारण बन जाती है, शोषण का कारण बन जाती है। तो यही शोषण क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, ये हम दिखाना आपको वापस चाहते हैं यहाँ पे श्रीलंका की बात। तो श्रीलंका में भी सेम यही कैटेगरी ना है कि सिंहली वाले की संख्या ज़्यादा है और तमिल वालों की संख्या कम है। यही है श्रीलंका में, सिंहली ज़्यादा है और तमिल कम है। तब ये लोग क्या करते हैं ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हुआ ये यहाँ पे आपकी सोच से परे हो गया कि ये सिंहली वाले ने क्या किया कि बौद्ध वालों को एकदम फुल अधिकार दे दिया। स्कूल में, अच्छे स्कूल में यही पढ़ेंगे, सरकारी जॉब बौद्ध वाले करेंगे, यानी कि सिंहली वाले से नेता बनेंगे सिंहली वाले। तमिल वालों को कोई अधिकार नहीं, गरीब वाला छोटा मोटा काम करेगा ये लोग, जिसके कारण ये लोगों ने अलग देश बनाने की मांग कर दी। और इसके जो मार काट हुआ, दंगा हुआ, यही क्या कहलाया हमारा सामाजिक विभाजन। जब इनका शोषण जब होने लगा तो यही क्या बन जाता है, सामाजिक विभाजन। अगर शोषण नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शोषण जब होना शुरू हो जाता है तो वही क्या बना जाता है, सामाजिक विभाजन बन जाता है। तो सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन क्लियर हो गया। अब हम लोग बोलते जाते हैं जाति पर राजनीति। दो प्रकार से होती है, नंबर 1 और नंबर 2 करके हम देखते हैं। तो जाति पर राजनीति क्या होता है, तो देखिए जाति पर जो राजनीति होता है हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई भी पार्टी के लोग हैं, ठीक है, तो हर एरिया होता है, किसी एरिया में होता है कोई भी जाति वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एरिया है, यहाँ पे दलितों की संख्या ज़्यादा है। किसकी संख्या ज़्यादा है, दलितों की, ठीक है। तो जब दलित की संख्या ज़्यादा है तो उस एरिया से अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगा तो वहाँ पे उम्मीदवार जो होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो चाहेंगे कि दलित की ही कैंडिडेट हो। अगर वो बड़े ऊंचे कास्ट का है तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि ऊंचे कास्ट का ही कैंडिडेट खड़ा करें, क्योंकि अगर वहाँ पे ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ऊंचे कास्ट के लोग हैं और वहाँ पे दलित को खड़ा बनाएंगे, वहाँ पे अगर वहाँ पे दलित को कैंडिडेट के रूप में कोई भी पार्टी खड़ा करती है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि उसको वोट मिलेगा ही नहीं। ये भारत में ये चीज़ कन्फर्म है। यही क्या कहलाती है, जाति पर राजनीति कहलाती है, कि जिस एरिया में जिस जाति की संख्या ज़्यादा हो उस एरिया में उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा करवाया जाए। ये पहला होगा, ठीक है। और इसका दूसरा जो कारण होता है, जो अभी बढ़ करके आ रहा है बीजेपी के समय में खास करके, ठीक है, बीजेपी के समय में क्या हो रहा है कि उसी जाति के लोग, ये दलित वाला, ये जाति वाला बात छोड़ कर के ये जैसे कि दलितों को भी खड़ा करवा रहा है। जहाँ ऊंचे लोगों का जो ग्रुप है, जहाँ पे ऊंचे जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये लोग दलितों को खड़ा करवा रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसलिए खड़ा करवा रहे हैं ताकि क्योंकि इनकी जो क्वालिटी अच्छा हो और ये जो जातिवाद हो वो ख़त्म हो सके। ये सब कुछ देखा गया, जैसे कि एक्टर वगैरह को खड़ा करवा रहा है। उससे कोई पूछता है जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, कोई नहीं जानता है कि एक्टर फेमस है, हो गया, क्रिकेटर हो गया, ठीक है, क्रिकेटर हो गया, एक्टर हो गया, इन सभी को खड़ा करवाया ताकि ये सब जो है ना, इन सब कोई नहीं पूछता है कि जाति क्या है, बस जानता है फेमस है, काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जाति पर राजनीति क्लियर हो गया दो टाइप से। एक और टाइप में जाति पर जाति का सपोर्ट कर रहा है तो जाति पर राजनीति, और दूसरे में जाति का सपोर्ट नहीं कर रहा है। आइए हम बात करते हैं इसके बाद लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी 3 तरह से होती है। प्रथम क्या कह रहा है, सो देखिए, प्रथम में ये कहा जाता है कि हमारा जो राजनीति है, हमारा जो विभाजन हो वो पहले ख़त्म हो जाएगा अगर हम बिहारी को बिहारी, बंगाली को बंगाली, मराठी को मराठी, पंजाबी को पंजाबी ना करके हम सीधा केवल बोले कि हम सब क्या है, भारतीय, हम सब क्या है, भारतीय। अगर जैसे ही हम लोग बोलेंगे भारतीय, वहाँ पे हमारा जो 50% विभाजन है ना, यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर हर राज्य के लोग ऐसा करना शुरू कर दे तो ये कहलाता है। और ऐसा हमारे कई मूवी वगैरह में भी दिखाया गया। उसका द्वितीय क्या कहलाता है, द्वितीय ये कहलाता है कि जनता की मांग,
जनता की मांग, जनता जी की जो मांग है वो मांग अगर पूरी कर दी जाए तो भी क्या होगी, तो हमारे जो सामाजिक विभाजन है वो विभाजन ख़त्म हो जाए। जैसे कि रास्ते के लिए मान लीजिए कि कोई रास्ता है, ठीक है, मान लीजिए कि इस एरिया में रास्ता नहीं है, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं, और यहाँ से एक रास्ता बनाना है, रास्ता जाता है और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि रास्ता नहीं है, ठीक है, रास्ता जाने के लिए नहीं दे रहा है, तो इसी रास्ते के बीच में इधर वाले लोगों से इधर वाले लोगों को तकलीफ हो, जैसे कि इधर से जाना है तो इधर वाले लोग बोल रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। तो ये जो कचरा होता है और बीच में रास्ता नहीं बना हुआ है, तो अगर ये कोई पार्टी इस जगह पे रास्ता बनवा देती है तो क्या हो जाता है, हमारा दूसरा जो मैटर होता है ये वो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर इस एरिया में रोड बन जाती है तो हमारा दूसरा मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा कहलाया दूसरा। और तीसरा क्या होता है, सो देखिए, तीसरा ये कहा गया है कि शुरू से हमारे देश में जो जितने स्टार्टिंग से लेकर के आज तक जो भी दलितों की जितनी भी मांग है, अगर सभी मांग को अनसुना कर दिया जाता तो भी क्या हो जाता है, हमारा देश तरक्की नहीं करता, ठीक है, हमारा देश विभाजित हो जाता है। जैसे कि मांग को अनसुना नहीं किया जाता है, मांग को माना जाता है, लेकिन कुछ मांग को जो है ना अनसुना कर दिया जाता है, कुछ मांग को खारिज कर कर दिया जाता है, लेकिन बाकी सभी को खारिज नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर सभी को खारिज कर दिया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे यहाँ हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है दलितों को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, बहुत सारे को खारिज नहीं किया है, मतलब कि जो भी मांग होती है अधिकतर मांग को सोचा गया है कि इनका मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे और काफ़ी पिछड़े हुए और अभी भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या होता है, सो देखिए, जब जब कोई बड़ा जाति या समुदाय, जब भी कोई बड़ा जाति होगा या समुदाय होगा, ठीक है, अन्य उपजातियाँ बँटने लगती है तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है, वर्ण व्यवस्था। जैसे कि हिंदू हिंदू है और हिंदू में कई सारे धर्म हैं, जैसे कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ठीक है, दलित, यही सब जो होता है ना, दलित में नीचे जाति के लोग होते हैं, SC ST वाले जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यही जो होता है हिंदू। तो हिंदू में कई प्रकार के हो गए ना, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठीक है। तो यही क्या कहलाया, वर्ण व्यवस्था कहलाता है। जब ये अलग अलग जातियों पर अलग अलग होने बँटने लगती है तो यही व्यवस्था क्या सी व्यवस्था कहलाती है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में हम लोग बात करते हैं सांप्रदायिकता की। देखिए, ये था हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जो कि अगर एक जाति में अन्य जातियाँ बनने लगे, ठीक है, एक जाति है, एक जाति में अन्य जाति के बीच में विभाजन होने लगे, बहुत सारी जातियाँ बनने लगे, तो यही क्या कहलाती है, वर्ण व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता जब एक ही धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाता है ना, जब एक ही धर्म जो है सो समुदाय का निर्माण करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति का जन्म लेने लगती है, इसी अवधारणा को, इसी पर आधारित सोचे सांप्रदायिकता का, एक ही धर्म है, ठीक है, और इसी पर जो राजनीति होगी यही राजनीति क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। जैसे कि इसी धर्म को वर्चस्व मिलेगा, जैसे यही जो कि श्रीलंका में हुआ था कि सिंगली के जो बौद्ध धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म को बहुलता मिल गई थी, जिसके कारण वहाँ पे दंगा हुआ था, मारकाट हुआ था, और यही कारण हमारे भारत में सांप्रदायिकता नहीं अपनाई गई और हमारे भारत को बोला गया कि हमारा जो भारत है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे शासन की अवधारणा मतलब कि धर्मनिरपेक्ष में कैसा शासन, तो धर्मनिरपेक्ष में कभी भी नहीं बोला गया कि किसी भी एक धर्म को आप बढ़ावा दीजिए, चाहे वो धर्म कोई भी हो, तो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना ये सही नहीं माना गया है हमारे संविधान में, और बोला गया है किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई भी राजनीति नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा थी। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि बौद्ध, यहाँ पे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का शासन है, पाकिस्तान में इस्लाम है, ठीक है, और उसके अलावा बात करें इंग्लैंड में प्रोस्टेट होता है, ठीक है।
तो ये सब जो जातियाँ हो गई, तो ये सब जातियों को क्या करना चाहिए, जातियों से ऊपर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का देश जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ये किसी भी एक जाति को मान्यता नहीं देता है, ठीक है। ये किसी भी एक जाति को मान्यता ये नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हमारा ये देश धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार राजनीति के माध्यम से नहीं करेगा, वोटिंग के माध्यम में नहीं करेगा। यही क्या कहलाता है, हमारा धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा कहलाती है। इसका लैंगिक असमानता, हमारे देश में लैंगिक असमानता सबसे ज़्यादा होती है। लिंग का मतलब होता है स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता होती है, यही क्या कहलाती है, लैंगिक असमानता। स्त्री पुरुष के बीच में होने वाली असमानताएं क्या कहलाती है, लैंगिक असमानता, ठीक है। तो देखिए, पुरुष और स्त्री, ठीक है। तो हमारे देश में बोला गया है, हमारे देश में क्या है, हमारे घर से इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है। शुरू से ही स्त्री को माना जाता है कि ये क्या आती है, घर के काम करने के लिए बनी है, बाहर के काम नहीं कर सकती। घर का काम करना है, छोटे मोटे घर का बर्तन वगैरह जो भी घर का खाना बनाने का काम है, बच्चे संभालना, यही सब करती है। और पुरुषों को बोला गया कि पुरुषों को जो है तो इनको अलग काम करना है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी, सबसे बेकार परंपरा है, जिसके जो कि हमारे देश को क्या कर रही है, लैंगिक असमानता का कारण बनाती है। सबसे ज़्यादा ये होता है बिहार में, ठीक है। यहाँ पे बाहर काम करने के लिए दिया ही नहीं जाता है पुरुषों को। और यहाँ तक कि जो है ना, हमारे बिहार में बात करें शिक्षा दर की, तो लड़कियों की शिक्षा रेट 54% है और लड़कों की 74 या 76 के करीब है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं जब, तो ये भी अंतर देखने को मिल जाता है लैंगिक असमानता का, जो कि बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो लैंगिक असमानता का कारण जो होता है वो ये हो रहा है कि अगर कोई भी लड़कियां जो है सो स्कूल लेवल पर, यानी कि 10th हो गया, 12th हो गया, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी इनको ज़्यादा ऊंची पढ़ाई तक नहीं भेजा जाता है, ज़्यादा ऊपर तक पढ़ाया नहीं जाता है। ये हमारे देश की जो है ना संविधान का, संविधान बोल रहे हैं, ये हमारे देश का संविधान कहता है कि सब बराबर है। हमारे देश का संविधान क्या कहता है कि सब बराबर, लड़का लड़की सब बराबर है हमारे देश में। लेकिन ये हमारे कुछ जो लैंगिक असमानता है, लोगों की सोच की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो लोगों की सोच अब धीरे धीरे ख़त्म होती है, जो कि अब और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ताकि हमारे देश में भी क्या हो, लड़कियां महिलाएं जो है वो भी तरक्की करें। यही कारण है कि हमारे देश में खासकर बिहार राज्य में आरक्षण दिया गया है। लैंगिक असमानता की बात करते तो हमारे देश में देखिए 543 सीट है लोकतंत्र का, जिसमें से 59 में को क्या है, महिला प्रतिनिधि है मात्र, जो कि 11% से भी क्या है, कम है। जबकि ब्रिटेन जैसे देश में 39%, अमेरिका में 19%, अमेरिका में 16%, इटली में 16%, 16.1, फ्रांस में 13.9% है। तो इन सभी जगहों पे इतना है। और जो अधिकतर जो है ना, ये पश्चिमी देशों में होता है, जबकि हमारे देश में 543 सीट और 11% से भी कम है हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या। तो बोला गया है कि इसको और ज़्यादा प्रेरित करते ताकि ये और ज़्यादा बढ़े, ठीक है, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे देश की महिला भी बहुत आगे बढ़े और तरक्की करे, ठीक है। तो लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी में जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में आज बस हम इतना पढ़ते हैं कि पढ़ें कि राजनीति कैसे होती है, राजनीति पे जाति के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में, इन सभी पर राजनीति, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता, इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है। जब लोकतंत्र में सत्ता जो पावर होगा सबका, जो पावर को अगर बांट देंगे सबके बीच में, तो वो पावर जब बँट जाएगा, तो पावर बँटने के बाद उसका क्या, कौन किस पावर का क्या काम होगा, किन लोगों का क्या काम होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।